नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में मादक पदार्थ की समस्या से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से ठोस प्रयास करने का आह्वान किया। अयोध्या में राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय भव्य समारोह शुरू। असम में दीमा हसाओं में बाढ़ग्रस्त कोयला खदान से बचाव दल ने एक और शव निकाला। उत्तरी राज्यों में भीषण शीतलहर की स्थिति जारी। लद्दाख में तापमान में गिरावट। जोजिला में तापमान 0 से 31 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। मलेशिया सुपर 1000 बैडमिंटन टूर्नामेंट में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी कुआलालंपुर में पुरुष डबल्स सेमीफाइनल खेलेगी। दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2024 में 16,900 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं। ये स्वाधीनता के बाद का सबसे बड़ा आंकड़ा है। नई दिल्ली में आज मादक पदार्थ तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि लगभग 24 लाख किलोग्राम नशीले पदार्थ जब्त किए गए, जबकि पिछले 10 वर्ष में 56,800 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मादक पदार्थ नष्ट किए गए हैं। लगभग 1 लाख किलोग्राम मादक द्रव्य पदार्थ जिसका मूल्य 8600 करोड़ रुपया है, उसको अगले सप्ताह 10 दिन के अंदर जलाया जाएगा। और मैं मानता हूं कि इससे मिनिस्ट्रीकरण से एक मजबूत संदेश जनता के बीच में जाने वाला है। इसकी और संकल्पवान प्रयास वर्ष 2025 में हमारे होंगे। कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री ने ड्रग डिस्पोजल पखवाड़ा और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए मानस 2 हेल्पलाइन के विस्तार का उद्घाटन किया। श्री शाह ने स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की भोपाल क्षेत्रीय इकाई के नए कार्यालय परिसर का भी उद्घाटन किया। ड्रग डिस्पोजल पखवाड़ा अभियान आज से शुरू होकर 25 जनवरी तक चलेगा। इस अवधि के दौरान 2,411 करोड़ रुपए मूल्य के कुल 44,792 किलोग्राम जब्त मादक पदार्थों को नष्ट किया जाएगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर 3 दिवसीय प्रतिष्ठा द्वादशी उत्सव आज से शुरू हुआ। इस अवसर पर श्री राम मंदिर को 50 क्विंटल से ज्यादा फूलों से सजाया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रामलला का पंचामृत और सरयू जल से अभिषेक किया गया और 56 पकवानों का प्रसाद चढ़ाया गया और महाआरती भी की गई। रामनगरी में उत्साह है, उल्लास है, जय श्री राम की चारों तरफ गूंज है। रामलला के भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में विराजमान होने की यह पहली वर्षगांठ है, इसलिए देश दुनिया से भक्त रामलला के दरबार में पहुंचे हैं। इस खास मौके पर रामलला सोने और चांदी से कढ़े पीताम्बर को धारण कर भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 दिवसीय प्रतिष्ठा द्वादशी उत्सव का शुभारंभ किया। प्रतिष्ठा द्वादशी उत्सव के दौरान तीनों दिन 6 लाख श्री राम बीज मंत्र का जाप कर 21 वैदिक आचार्य माहौल को धार्मिकता से सराबोर करेंगे। साथ ही रोज शाम 6 से 9 बजे तक भगवान रामलला का बधाई गान होगा। इसके अलावा अंगद टीले पर रोजाना राम कथा, प्रवचन और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, जिनमें आम लोग शामिल हो सकेंगे। प्रथम वर्षगांठ के कार्यक्रम को देखते हुए तीनों दिन दर्शन के लिए किसी भी तरह के पास नहीं बनाए जाएंगे। साथ ही अधिक से अधिक लोग रामलला के दर्शन कर सकें, इसके लिए दूरदर्शन पर लाइव प्रसारण किया जा रहा है। भक्तों की सुविधा और सुरक्षा के लिए सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह मंदिर सदियों के त्याग, तपस्या और संघर्ष के बाद बना है। उन्होंने इसे हमारी संस्कृति और आध्यात्म की महान विरासत बताया। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के लिए सिर्फ 2 दिन शेष रह गए हैं। तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के लिए परिवहन के विभिन्न साधनों के माध्यम से शहर तक पहुंचने की व्यवस्था की गई है। एक रिपोर्ट।
भारतीय रेलवे ने प्रयागराज आने जाने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षित और कुशल यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। अमृत स्नान के लिए बड़ी संख्या में यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे 3,300 विशेष रेलगाड़ी सहित 10,000 से अधिक रेलगाड़ियां चला रहा है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए विशेष उपाय भी किए गए हैं, जिसमें अनारक्षित यात्रियों के लिए स्टेशनों पर रंग कोडित प्रतीक्षा और होल्डिंग क्षेत्र शामिल है। भारी भीड़ को संभालने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम 7,000 से अधिक बसों की सेवा उपलब्ध करा रहा है, जिनमें 350 से ज्यादा शटल बसें विशेष रूप से मेला क्षेत्र में आवागमन करेंगी। सामान्यतः तीर्थयात्री बस और रेलगाड़ी से आवागमन करते हैं, लेकिन इस बार विमान सेवा भी महत्वपूर्ण योगदान देगा। एयरलाइंस प्रयागराज के लिए उड़ानें बढ़ा रही हैं और महाकुंभ की अवधि के लिए नए शहरों को जोड़ा जा रहा है। नई उड़ानों के जुड़ने से प्रयागराज से महाकुंभ के दौरान 25 प्रमुख शहरों से सीधा हवाई संपर्क हो जाएगा। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय युवा दिवस पर कल दिल्ली में विकसित भारत युवा नेता संवाद में 3,000 युवा नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत युवा नेता संवाद के पहले दिन केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि ये कार्यक्रम बिना राजनीतिक संपर्क के राजनीति में 1 लाख युवाओं को शामिल करने संबंधी प्रधानमंत्री के स्वाधीनता दिवस के आह्वान के अनुरूप है। आज विकसित भारत यंग डायलॉग का प्रारंभ हुआ है। मुझे खुशी है 30 लाख युवाओं में से चुन के 3,000 युवा विकसित भारत यंग डायलॉग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देश के जाने माने डोमेन एक्सपर्ट्स उसका मेंटरिंग कर रहे हैं। देश के 3,000 यूथ ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं और 12 तारीख कल ये युवाओं की विचार का विकसित भारत कैसा होना चाहिए, इस विषय पर प्रधानमंत्री जी के सामने अलग अलग 10 प्रेजेंटेशन रखेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि परीक्षाओं और साक्षात्कारों के संचालन में पारदर्शिता और सार्वजनिक जवाबदेही न केवल निष्पक्ष होनी चाहिए बल्कि निष्पक्ष दिखनी भी चाहिए। आज बेंगलुरु में राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों के 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि नौकरशाही हमारी संवैधानिक दृष्टि की संरक्षक है। भारत प्रमुख रक्षा निर्यात का केंद्र बन रहा है। ये लगभग 100 देशों को घरेलू स्तर पर निर्मित रक्षा उपकरण बेच रहा है। रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग के रक्षा निवेश और कॉरिडोर सेल के उप महानिदेशक अखिलेश कुमार मिश्र ने कल अगरतला में लोकल टू फोकस MSME पर 1 दिवसीय जागरूकता सत्र को संबोधित करते हुए ये बात कही। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू में एक क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना की घोषणा की है। हमारे जम्मू संवाददाता ने बताया कि इससे जम्मू कश्मीर में मौसम विभाग की सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा। मौसम विज्ञान केंद्र इस क्षेत्र में आपदा तैयारियों और जलवायु संबंधी चुनौतियों से निपटने के प्रयासों को बढ़ावा देगा। श्री सिंह ने कहा कि नया केंद्र जम्मू क्षेत्र के भौगोलिक तथा जलवायु संबंधी चुनौतियों से निपटने में सुविधा प्रदान करेगा। ये केंद्र देश में सटीक और समय पर मौसम पूर्वानुमान प्रदान करने में मौसम विभाग के मिशन में योगदान करेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 2026 में राष्ट्रमंडल देशों की सांसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन में भारत की मेजबानी करने की घोषणा की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने विश्वास व्यक्त किया कि आगामी कार्यक्रम महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों को संबोधित करने संबंधी अर्थपूर्ण संवाद और सहयोगात्मक प्रयासों को बढ़ावा देगा। कोलंबो में भारतीय उच्चायोग ने शुक्रवार को ITC रत्नदीपा में भारत श्रीलंका साझेदारी पर पहले उच्च स्तरीय गोलमेज साझेदारी सम्मेलन की मेजबानी की। इस सम्मेलन ने द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ करने संबंधी अवसरों को तलाशने की दिशा में नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों और परामर्शदाताओं को एक मंच प्रदान किया। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी आप और भारतीय जनता पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी हैं। भाजपा ने आप के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार के तहत कथित भ्रष्टाचार को उजागर करते हुए एक अभियान गीत लॉन्च किया। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आरोप लगाया कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने
न केवल दिल्ली को धोखा दिया है बल्कि अपने नागरिकों का भी अहित किया है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल एक आपदा की तरह टूट पड़े हैं। दिल्ली वालों को लूटना, एक तरह से निगल जाना, और हर विभाग में जिस तरह से उन्होंने चोरी और लोगों को धोखा देने का काम किया है, तो ये दिल्ली के लिए एक आपदा ही है। और वो खुद क्योंकि आपदा के सुल्तान है, आजम है, और जिन्होंने इस पूरे सिस्टम को खराब करने की कोशिश की है, तो दिल्ली तो अब इस आपदा से मुक्ति चाहती है। इस बीच आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दावा किया है कि कई भाजपा नेताओं ने अपने पते पर कई वोट पंजीकृत कराने के लिए आवेदन जमा किए हैं। चुनाव आयोग की आंख में धूल झोंककर भारतीय जनता पार्टी और इनके केंद्रीय मंत्री से लेकर सांसद तक चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके साथ चुनावी घोटाला और फ्रॉड कर रहे हैं। असम में दीमा हसाओ जिले के उमरांगसो में बाढ़ग्रस्त कोयला खदान त्रासदी के लगभग 144 घंटे बाद बचाव दल ने आज सुबह खदान से 3 शव निकाले। कोयला श्रमिक सोमवार की सुबह दीमा हसाओ जिले के उमरांगसो में कोयला खदान में अचानक पानी भर जाने के बाद फंस गए। हमारे संवाददाता ने बताया कि 5 मजदूर अब भी लापता हैं। लगभग 144 घंटे के बाद बचाव दल ने आज सुबह उमरांगसो में बाढ़ग्रस्त कोयला खदान से एक और शव निकाला और उसकी पहचान लिजान मगर के रूप में की गई है। इस त्रासदी के संबंध में अब तक 2 लोगों की गिरफ्तारी किया गया है। एक खदान के ब्लॉक धारक पुनुष नुनिसा और दूसरे हनन लश्कर, जो श्रमिकों की भागीदारी और भुगतान के देखरेख के लिए जिम्मेदार थे। आमीनुल हक जद्दार, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन षणमुगरत्नम 14 जनवरी से 18 जनवरी तक भारत दौरे पर आने वाले हैं। ये 10 वर्ष में सिंगापुर के किसी भी राष्ट्रपति की पहली आधिकारिक भारत यात्रा होगी। षणमुगरत्नम की राजकीय यात्रा भारत और सिंगापुर के बीच राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ की प्रतीक भी बनेगी। उत्तर पश्चिम भारत में घने कोहरे के कारण अगले 2 दिन तक गरज के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण कल तक उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। लद्दाख में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई, जबकि जोजिला में तापमान 0 से 31 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर सोमा सेन ने कहा कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आंधी और ओलावृष्टि की आशंका है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में उत्तर पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि का भी अनुमान लगाया है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में घने कोहरे की स्थिति के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। घने कोहरे के कारण कई ट्रेन और उड़ान की सेवाएं बाधित हुई हैं। दिल्ली आने वाली करीब 26 ट्रेन 9 से 10 घंटे तक की देरी से चल रही हैं। इस बीच दिल्ली हवाई अड्डे ने कहा है कि हवाई अड्डे पर कम दृश्यता की प्रक्रिया जारी है। हालांकि उड़ान परिचालन पर कोई असर नहीं पड़ा है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे बोर्डिंग से पहले अपनी ट्रेन और उड़ानों की नवीनतम स्थिति की जांच कर लें। HDFC के पूर्व चेयरमैन दीपक पारेख ने 2025 के लिए भारत की अनुमानित विकास दर 6.4% रहने की उम्मीद जताई है, जो वैश्विक औसत से दोगुनी है। इंडियन पीपल्स फोरम बिजनेस एंड प्रोफेशनल काउंसिलिंग UAE द्वारा आयोजित कार्यक्रम इंडियाज रोड मैप टू 2030 को संबोधित करते हुए श्री पारेख ने कहा कि वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही में विकास दर बढ़कर 6.7% रहने की उम्मीद है। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर जम्मू कश्मीर से 7 विशेष अतिथियों को परेड देखने के लिए आमंत्रित किया गया है। आकाशवाणी जम्मू संवाददाता ने बताया है कि वे देश भर से आमंत्रित 10,000 विशेष अतिथियों में से हैं। मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज कुआलालंपुर में भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना दक्षिण कोरिया के स्यो युंग जी और किम वोन से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में मादक पदार्थों की समस्या से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से ठोस प्रयास करने का आह्वान किया। अयोध्या में राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय भव्य समारोह शुरू। असम में दीमा हसाओ में बाढ़ग्रस्त कोयला खदान से बचाव दल ने एक और शव निकाला। उत्तरी राज्यों में भीषण शीतलहर की स्थिति जारी। लद्दाख में तापमान में गिरावट, जोजिला में तापमान 0 से 31 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा।
मलेशिया सुपर 1000 बैडमिंटन टूर्नामेंट में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी कुआलालंपुर में पुरुष डबल्स सेमीफाइनल खेलेगी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।